नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पावरफुल प्रोग्राम में। बिजनेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और आज बात करेंगे एक और नई केस स्टडी की। मैं आप सभी को बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाती है वो बहुत ज्यादा हार्वर्ड स्कूल से पढ़ाई नहीं बढ़ाएगी। आपको हार्वर्ड स्कूल से पढ़ाई की हुई है तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो लोग आपको पहले से ही बता देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो है कॉमन सेंस। आप कहोगे सर कॉमन सेंस ये क्या है? कॉमन सेंस का सिंपल सा मतलब है, अगर आज मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं तो मुझे एज इट इज कोई भी सफल सुपर सफल ट्रेनर अगर कोई है किसी भी फील्ड का, अगर वो मेरे फील्ड का ही हो तो ज्यादा बेटर है। उसको एज इट इज मुझे मॉडल कर लेना है। एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और वो कंपनी जब हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ बिजनेस। सो कॉमन सेंस ये सारी कंपनीज ने अप्लाई किया है और कॉमन सेंस कहता है कि अगर कोई भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति किसी स्ट्रैटेजी को यूज करके अगर सफल है और वो स्ट्रैटेजी आज भी रेलेवेंट है तो वो स्ट्रैटेजी आपको आंख बंद करके आप अप्लाई कर लें। राइट, कोई भी स्ट्रैटेजी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन की तरह एक्टर बनना चाहता है तो अगर अमिताभ बच्चन को आपने पूरा स्टडी कर लिया और XYZ उनकी सारी स्ट्रैटेजीज को देख लिया, किस तरह के रोल्स वो आज की डेट में कर रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, या रणवीर सिंह को, या एक एग्जांपल है, उसको आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया एज इट इज, उतनी ही एनर्जी जितनी रणवीर सिंह में है, उतना ही काइंड ऑफ करिश्मा आपने अपने अंदर, अपनी स्टाइल, अपनी सब कुछ कर लिया, तो आपको भी ज्यादा इजीली रोल्स मिलना शुरू हो सकते हैं। दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। खैर, अब बिजनेस थोड़ा वास्ट चीज हो गया। लोगों को लगता है कि यार एक्टर बनना पॉसिबल है नहीं है, वो उनका माइंडसेट है। ये तो ठीक है, हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया। एक कंपनी थी जिसका नाम था वॉलमार्ट। ओके, अब वॉलमार्ट किसने बनाया? सैम वॉल्टन ने बनाया। सैम वॉल्टन जब तक जिंदा रहे, राइट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड रहे। इनफैक्ट एक समय था जब वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन रहे और ये कहा जाता है अगर सैम वॉल्टन आज जिंदा होते तो शायद आज भी वो दुनिया के रिचेस्ट आदमी रहते, क्योंकि उस इंसान में दिमाग बहुत था। उस इंसान ने कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज यूज की और उन बेसिक स्ट्रैटेजीज से ये छोटा सा स्टोर वॉलमार्ट बन गया दुनिया का सबसे पावरफुल स्टोर। एंड वॉलमार्ट के 10,000 से ज्यादा के आसपास स्टोर्स हैं आज की डेट में भी दुनिया में, सैम वॉल्टन के जाने के बाद भी। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये वॉलमार्ट, क्योंकि जैसे ये वॉलमार्ट की पूरी केस स्टडी समझी राधा कृष्ण दामानी जी ने, तो उन्होंने वॉलमार्ट में से मैक्सिमम चीजें लेके डी मार्ट शुरू कर दिया। डी मार्ट शुरू कर दिया और आज डी मार्ट भी बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल है। 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ऑलराइट, करीब एक क्वार्टर का रेवेन्यू 2024 का सेकंड क्वार्टर वो 14,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, जिसमें से करीब 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। कितने एम्प्लॉयज हैं? करीब 10,000 के आसपास पेड एम्प्लॉयज खुद के, और करीब 60,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, मतलब 70,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 300 स्टोर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस कहता है कि अगर दुनिया में कोई चीज आप करना चाहते हो तो उस चीज का बेस्ट नमूना खोजो और उस बेस्ट नमूने को आप अपनी जिंदगी में ले आओ, एंड देन यू विल बिकम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी फास्ट। भाई जब जब ये इंसान दिमाग लगा के बहुत बड़ा बन चुका और रेलेवेंट भी रहा और कई सालों तक बड़ा रहा, तो फिर दिमाग क्यों लगाएं? एज इट इज सारी स्ट्रैटेजी इधर कॉपी करो, जितनी कॉपी कर सकते हो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वो चेंज भी कर देंगे। ओके भाई, जब अगर मुझे मैकडी खोलना है तो मैं मैकडी, KFC, इनको एज इट इज, या और भी कोई सप्लाई चेन है, मतलब कोई स्टोर है, स्टारबक्स, इनको एज इट इज इनकी एक एक स्ट्रैटेजी को कॉपी करो और इनको पेस्ट करो। आप कहते हो सर हम तो छोटे व्यापारी हैं, हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, हम कैसे पेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भी शुरुआत छोटे से ही हुई थी। राइट, ये भी शुरुआत छोटे से ही हुई थी, ये भी शुरुआत एक स्टोर से ही हुई थी। तो यहां छोटा बड़ा नहीं है, यहां पे आपको समझना है। देखिए, केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा आपको बड़ी ही मिलेंगी। छोटी केस स्टडीज, क्योंकि अभी अजमेर में मैं बैठा हूं, या पुणे में आप हैं, या दिल्ली में हैं, या हरियाणा में हैं, रायपुर में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, लखनऊ में, कहां पे भी हैं आप, वहां पे लाख छोटे बिजनेस हैं। और लाख छोटे बिजनेस में हो सकता है कोई 1 करोड़ पे के कैपिटल से शुरू हुआ और आज 100 करोड़ पे, लेकिन कहाँ पता है उसके ऊपर कौन जाके रिसर्च करने वाला है, कौन उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला है। राइट, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 10,000 रुपए से चालू किया हो और आज
200 करोड़ का हो, लेकिन कौन उसके ऊपर वीडियो बना रहा है? तो ये छोटी केस स्टडीज तो हमारे कोई कनेक्ट में आ गए, कोई छोटे व्यापारी, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी केस स्टडीज है ना, बड़ी केस स्टडीज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आप उनको वेरीफाई कर सकते हो, आप उनकी चीजें सीख सकते हो। एंड साधारण इंसान, समझदार इंसान वो है जो जो क्लू ले ले और उस क्लू से आगे चल जाए। ऑलराइट, इट इज ऑल अबाउट क्लूज। सो हमें क्या करना है, हमें ये क्लू लेना है, जैसे कि वॉलमार्ट से आर के दामानी जी ने ले लिया। अब क्या किया वॉलमार्ट ने? वॉलमार्ट में सबसे पहला चैलेंज आया कि उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने कहा कि यार एक स्टोर खोलना है, एक स्टोर खोल दिया। ऑलराइट, जब स्टोर खोला तो अब उन्हें पता नहीं था, ये नई लाइन है, अभी आप कोई स्टोर खोले आपके लिए वो नई लाइन है, ओके। लेकिन लाइन नहीं हो सकती है, कॉमन सेंस तो हमारा खुद का है, कॉमन सेंस तो हमारा खुद का है। अभी चलो राधा कृष्ण दामानी जी ने डी मार्ट खोल दिया, अब डी मार्ट तो नया है उनके लिए, लेकिन कॉमन सेंस तो उनका खुद का है। ऑलराइट, अब कॉमन सेंस के बाद जब इन्होंने कहा कि एक स्टोर खोल देते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, उन्होंने अमेरिका में देखे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो उन्होंने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है, अपन भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल देते हैं, और इन्होंने भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल डाला। डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते ही एक गेम चेंज हुआ। क्या गेम चेंज हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर आया, इनको समझ आ गया, लेकिन इनके पास कस्टमर नहीं आए, एक भी कस्टमर नहीं आया इनके पास, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गया, इन्होंने एक रेंटल प्रॉपर्टी ली, रेंटल प्रॉपर्टी से इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर को खोला, पैसे लगाए, मान लो उस समय के आज के 10 करोड़ मान लो, उस समय के एक आधा करोड़ में भी 10-1 लाख रुपए जो भी होगा यूएस के डॉलर में। इनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आए, और जब इनके पास कस्टमर नहीं आए, इन्होंने कहा क्या किया जाए। ये मार्केट में गए 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 और इन्होंने चक्कर लगाया, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर लगाया, और 3-4 चक्कर लगाने के बाद इनको समझ में आया कि यार मार्केट में ना एक बहुत बड़ी चीज है, कई सारे कस्टमर्स खड़े रहते हैं लोकल ठेले पे चाटने के लिए, कोई चाट खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई। इन्होंने क्या किया, अपनी स्टोर के बाहर 10 ठेले वालों को पैसा देके 10 ठेले लगवा दिए, कोई आइसक्रीम का, कोई चाट का, कोई पिज्जा का, कोई बर्गर का। एंड अब सारे कस्टमर ये पिज्जा बर्गर चाट खाने आए, क्योंकि खाना तो सबकी जरूरत है, और उन्हीं के सामने वॉलमार्ट का स्टोर, तो उनमें से कुछ लोग वॉलमार्ट में आने लगे, कुछ लोग चढ़ने लगे, दुकान चल पड़ी। वेरी नाइस। अब मुझे बताइए, ये कॉमन सेंस कितने दुकानदार लगाते हैं? दुकान खोल के बैठ जाते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा। फिर कोई आता है उनके पास, बोलता है यार सुनो, तुम्हें तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। भाई एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट एक दुकान के लिए क्या करोगे आप? क्योंकि दुकान का बिजनेस मतलब आने आसपास के 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के एरिया का बिजनेस है। वहां पे आप एक्सपेंसिव मार्केटिंग क्या करोगे? वहां तो ये पता होना चाहिए कि वहां के कस्टमर को आपको पता लगे। अब सुनने में कितना इजी लगा कि यार उन्होंने ये सारी चीजें कर दी। अब आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हो? ऑलराइट, आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हो? आपको दिमाग लगाना है, आपके दिमाग को लगाना है आपको कि आपके पास ये कस्टमर क्यों आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फुटफॉल का ही गेम है, फुटफॉल का ही गेम है। चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन है तो आपकी वेबसाइट पे लोग आने चाहिए, और ऑफलाइन है तो आपकी दुकान पे लोग आने चाहिए। एंटायर गेम इज अबाउट फुटफॉल। हाउ कैन यू थिंक डिफरेंटली? हाउ कैन यू थिंक डिफरेंटली? ऑलराइट, अब एक चीज सैम वॉल्टन ने सोची, ये तो पहला स्टोर चलाने की थी, तो पहला स्टोर चलाने की डीमार्ट ने भी इसी तरह की कुछ कोशिशें की। डीमार्ट ने कहा चलिए, इसके साथ साथ सैम वॉल्टन ने और भी चीजें की, फ्री सैंपलिंग दे दिया, ठीक है, और कुछ और पॉलिसीज वो लेके आए होंगे, थोड़े पैम्पलेट वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब भी उन्होंने किया होगा, और इन्होंने ये सारी चीजें डीमार्ट वालों ने भी अप्लाई कर ली। डीमार्ट वालों ने भी कहा कि यार एक काम करते हैं, कस्टमर को लाने के लिए कुछ तो स्ट्रैटेजी लगाते हैं, और डी मार्ट वालों ने बेसिक स्ट्रैटेजीज लगाई कि भैया सबसे सस्ता देंगे हम, सबसे सस्ता। और डी मार्ट ने सबसे सस्ता लेने के लिए अगेन सैम वॉल्टन का स्ट्रैटेजी चुराया, सबसे सस्ता, क्योंकि डी मार्ट ने देखा कि यार हमारा इंडिया का कस्टमर, ये चाट पकौड़ा ठेला हमारे लिए हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सबसे सस्ता अगर देंगे तो हमारा कस्टमर हमारे पास आएगा। तो सबसे सस्ता, जैसे ही इंडियन कस्टमर, चाहे वो रिच कस्टमर भी क्यों ना हो, जब उसको पता लगता है कि मार्केट में एक चीज 100 रुपए की मिल रही है और वही चीज अगर कहीं से 90 रुपए की मिल गई, तो रिच कस्टमर भी कहेगा 90 वाली लेते हैं।
ओके, इट इज फॉर श्योर, क्योंकि दोनों में कोई वैरायटी का कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। जब ये वाला दिमाग लगाया तो बोला सबसे सस्ता, दुकानें हजारों खुली हुई है, सबसे सस्ती क्यों नहीं दे पाती? क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि सारी की सारी दुकानें होल सेलर से खरीदती है। डी मार्ट ने कहा यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। डी मार्ट गया सीधा मैन्युफैक्चरर के पास, मान लो कोलगेट कंपनी के पास। कोलगेट कहती है कि भैया अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए कोलगेट से माल आपको खरीदना है, कोलगेट डायरेक्ट नहीं देगी। कोलगेट अपने डिस्ट्रीब्यूटर, रीडिस्ट्रीब्यूटर होता है जो सबसे बड़ा है, उसके पास चले गए, रीडिस्ट्रीब्यूटर के पास। रीडिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट खरीदा, बीच में होलसेलर की जो चेन है वो सारी हटा दी। या तो वो डायरेक्ट चले गए किसान के पास, यानी कि खेती करने वाले के पास, या फिर वो चले गए उसके इमीडिएट नेक्स्ट वाले के पास। अब इमीडिएट नेक्स्ट वाले से भी उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे और सस्ता मिले। तो मान लेते हैं एक बिस्लरी की बोतल है जो कि आपको और मुझे 20 रुपए में मिल रही है। ऑलराइट, मार्केट की किसी भी दुकान से हम खरीदें 20 रुपए में मिलती है। अब 20 रुपए की अगर बिस्लरी की बोतल मिल रही है तो डी मार्ट ने कहा कि यार मैं थोड़ा सस्ता बेच सकता हूं क्या? क्योंकि वॉलमार्ट ने भी यही किया, मैं थोड़ा और सस्ता कैसे बेचूं? तो वॉलमार्ट ने कहा सबसे पहली चीज बल्क परचेज करो। अब बल्क परचेज हर आदमी कर नहीं पाता। बल्क परचेज इसलिए नहीं कर पाता आदमी क्योंकि बल्क परचेज में आदमी को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो सबसे पहले वॉलमार्ट ने और डी मार्ट के पास तो आर के दामानी जी तो बहुत बड़े प्लेयर थे, तो इनके पास बहुत पैसा था, तो इन्होंने तो खैर किया। वॉलमार्ट के पास पैसा नहीं था, लेकिन वॉलमार्ट ने क्या किया, पैसा नहीं था तो उन्होंने कुछ ऐसी क्रेडिट पॉलिसीज लेके आए जिनसे कि ज्यादा माल खरीदा जा सके। और शुरुआत में मान लो मार्केट में कोई क्रेडिट था 2 महीने का मिल रहा था, तो इन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस के बेस पे 1 महीने में आपको पैसा दे देंगे। और साथ में कुछ बैंकिंग वैंकिंग अपनी डेवलप की, अपनी पोर्टफोलियो डेवलप किया, सारा बिजनेस कैश में किया, बैंक बैलेंस को डेवलप किया ताकि बैंक आराम से लोन दे दे। तो पहला तो बल्क परचेज किया। तो बल्क परचेज करने से जो बिस्लरी की बोतल एक नॉर्मल दुकानदार को 16 रुपए की मिल रही है, इनको 13 रुपए की मिलने लग गई। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने किया कि एक काम और करते हैं भाई साहब, आप कितने रुपए की दे रहे हो? 13 रुपए की दे रहे हो, लेकिन मैं आपसे 1 लाख बोतल ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 1 महीने में पैसा दे रहा हूं, लेकिन आपको पैसा अगर 3 दिन में मिल जाए या आपको पैसा सेम डे मिल जाए, तो क्या आप मुझे 13 की जगह 12 में दे सकते हो? तो जो रीडिस्ट्रीब्यूटर थे उनका गेम ऐसा था, रीडिस्ट्रीब्यूटर मान लो आर डी लिख देता हूं शॉर्ट में। रीडिस्ट्रीब्यूटर क्या करता था, रीडिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से खरीदता था, मान लो कोलगेट कंपनी। कोलगेट कंपनी से रीडिस्ट्रीब्यूटर माल लेगा और कोलगेट कंपनी को उसको मान लो 15 दिन में पैसा देना है, क्योंकि उसको भी सस्ता तब मिलेगा जब कोलगेट को वो टाइम पे पैसा देगा। आगे रीडिस्ट्रीब्यूटर ने मान लो माल बेचा XYZ कंपनी को, कोई भी डी मार्ट के अलावा कोई दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर आप पकड़ लो, उसको माल बेचा XYZ को। XYZ ने कहा कि हम भी भाई आपको हम तो आपको 2 महीने में पेमेंट देंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसको तो देना है आगे 15 दिन में, इसने इसको दे रहा है 2 महीने में। अब इसको भी माल खाली करना है तो ये 2 महीने का क्रेडिट भी देता है, 1 महीने का भी देता है, किसी को 12 दिन का भी देता है। ठीक है, लेकिन इसके कारण ये रीडिस्ट्रीब्यूटर के पास कैश क्रंच हो जाता है और इसके कारण ये इन सबको सर्विस तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको खुद का प्रॉफिट्स में से बहुत सारा पैसा ब्लॉक करना पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई वॉलमार्ट को, ये चीज समझ में आ गई राधाकृष्ण दामानी को, आरडी को, राइट, मे बी डी मार्ट को, ये चीज समझ में आ गई। इन्होंने क्या कहा, आपको आगे 15 दिन में पैसा देना होता है ना, हम आपको 8 दिन में पैसा देंगे। आपको अगर आगे 8 दिन में पैसा देना है, हम 4 दिन में पैसा देंगे, लेकिन हमें 13 रुपए का माल 12 रुपए में दो। हमें 13 रुपए का माल आप 12 रुपए में दो। एंड इनको जब ये 12 रुपए में मिला तो इन्होंने कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया 15 रुपए में, 16 रुपए में, 17 रुपए में। कस्टमर कहे यार मार्केट में 20 रुपए मिल रही है बॉटल, मेरे को यहाँ पे 17 रुपए की मिल रही है, 18 रुपए की मिल रही है, मतलब कुल मिला के चीजें 1 रुपया तो सस्ती ही मिलेगी। वॉलमार्ट की केस स्टडी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के कई सारे लोग इसको कॉपी नहीं कर पा रहे, या कई सारी स्टोर्स कॉपी नहीं कर पा रही। लेकिन राधाकृष्ण दामानी ने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने में क्यों नहीं कॉपी कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी हैसल है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां है, कहीं ना कहीं थोड़ा कैश का इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए थोड़ा बहुत माइंडसेट का इन्वॉल्वमेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए वॉलमार्ट की केस स्टडी में इन्होंने सस्ता बेचना शुरू किया। डी मार्ट में भी सबसे सस्ता मिल रहा है आज की डेट में कई सारी चीजें, और परसेप्शन है कि कस्टमर कहता है सबका सारी चीजें सस्ती मिल रही है, प्लस लोकल सारा आइटम मिल रहा है। तो आज अगर मुझे एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वॉलमार्ट को स्टडी करना है, मुझे डी मार्ट को स्टडी करना है। राइट, इनका बहुत सारा काम, इन दोनों ने एक बहुत ही बढ़िया काम को किया, वो है फीडबैक।
जो कि 99% लोग नहीं लेते हैं। कस्टमर ने फीडबैक दिया, इन्होंने लिया ही नहीं। इन लोगों ने ले लिया, इन्होंने फीडबैक लिया कस्टमर का। सैम वॉल्टन का एक बहुत खास बात था, वो हमेशा अपने पास एक टेप रिकॉर्डर रखता था और एक नोटबुक रखता था। कहीं पे अगर वो लिख सकता था तो लिखता था, कहीं पे वो अगर रिकॉर्ड कर सकता था तो रिकॉर्ड करता था। अगर वो किसी कस्टमर से मिला तो वो कस्टमर्स की हर बात को रिकॉर्ड कर लेता था एंड फीडबैक पूरा ध्यान से सुनता था और उस फीडबैक पे वर्क करता था। नाउ अगर आज मैं आपको फीडबैक देता हूं किसी चीज के, भाई आपको बिजनेस करना है, विजन बनाओ। अब आपने ये सुन लिया लेकिन आपने किसी ने काम नहीं किया होगा इसके ऊपर। ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं इनके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि ये सुनते बहुत जबरदस्त है। ये सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि ये मेरे फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है, और इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर अपने फायदे की चीज को तुरंत समझता है, ठीक है, अपने फायदे की चीज को। उसको समझ में आ गया कि यार विजन बहुत ही ताकतवर चीज है और उससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, तो वो तुरंत बढ़ाएगा। तो फिर वो विजन के पीछे पड़ जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, एक महीना, एक साल। ऑलराइट, ये क्योंकि ये लोग, इनको कोई भी फीडबैक मिला कि भाई तुम्हारा ये प्रोडक्ट महंगा है, तुम्हारे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो देन देयर इज अ वेरी बिग थिंग। अब मान लीजिए आपने मुझसे माल खरीदा, मुझसे 1 रुपए का माल खरीदा या 100 रुपए का माल खरीदा, एंड 100 रुपए का माल खरीदने के बाद 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, तो ये प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न कर दो। मैं कहता हूँ रिटर्न तो नहीं होगा सब, आप ले गए थे, रिटर्न तो नहीं होगा, इसी पैसे का आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लो, बट पैसा तो वापस नहीं होगा। 99% दुकानदारों की यही पॉलिसी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बेचारों के पास कस्टमर आया, और फिर वो कस्टमर भी आके ले जाके 2 दिन बाद कहता है भाई साहब मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा, रिटर्न करो। और वो कस्टमर कहेगा सर आपको तो मैंने 4 वैरायटी दिखाई थी, आधा घंटा दिखाया था, क्यों नहीं पसंद आया, क्या दिक्कत रही, क्यों नहीं पसंद आया, ऐसे क्या चैलेंज है भाई, आपने देख दाख के लेके गए थे, मैं नहीं रिटर्न करूंगा। सैम वॉल्टन ने कहा यार कस्टमर को लगता है ठगा सा है, ये तो बहुत ही गलत बात है। सैम वॉल्टन ने कस्टमर के साथ रिटर्न पॉलिसी नो क्वेश्चन आस्क्ड, रिटर्न पॉलिसी नो क्वेश्चन आस्क्ड, ये सैम वॉल्टन ने शुरू की, और इसके कारण कस्टमर का ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेम डी मार्ट ने 7 डेज रिटर्न पॉलिसी रख दी। रिटर्न पॉलिसी आज अमेजन ने देखा कि इंडिया में आने के बाद यार लोगों को डर लग रहा है अमेजन से खरीदते हुए, यार ऑनलाइन माल बेकार आ गया था, क्वालिटी ठीक नहीं आई, तो क्या है, अमेजन कहता है ओके रिटर्न पॉलिसी। एंड रिटर्न पॉलिसी भी अमेजन की इतनी स्ट्रांग है, जैसे अभी मैंने पिछले वीक ही लाइट्स के 2 स्टैंड लिए थे, एंड हमने उन लाइट्स के 2 स्टैंड, हमारी जो क्वालिटी हमें चाहिए थी वो उसके हिसाब से काफ़ी हल्के आ गए थे वो जब डिलीवरी हुए, तो हमने वहाँ पे रिटर्न के लिए बात की, और रिटर्न के लिए कस्टमर केयर पे कॉल किया। कस्टमर केयर ने पहले तो रिटर्न के लिए डाला, अगले दिन बंदा आ गया उठाने के लिए, उस बंदे ने देखा, बोले सर ये वाला आइटम है ना हम डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे, आप कस्टमर केयर में डालो। कस्टमर केयर में हमने डाला, कस्टमर केयर ने हमारा पैसा रिफंड कर दिया और बोला कि सर रिटर्न भी नहीं लेंगे, ये माल भी आप रखो। अब Amazon.com ने भी ये पॉलिसी अपना रखी है, वॉलमार्ट ने भी ये पॉलिसी अपना रखी है, डी मार्ट ने भी ये पॉलिसी अपना रखी है, लेकिन एक छोटा व्यापारी क्या कहता है, मैं रिटर्न तो नहीं करूंगा, मेरी मेहनत लगी है। अरे भाई तू रिटर्न नहीं करेगा, 1000 रुपए का माल है, 1000 रुपए का माल तू रिटर्न नहीं करेगा, उसके कारण उस 1000 रुपए के माल में तेरा मार्जिन 50 रुपए भी नहीं है। अब तू कह रहा है रिटर्न करेगा या रिटर्न नहीं करेगा, उस 50 रुपए कमाने के लिए तूने उस कस्टमर और उस कस्टमर के 1000 नेटवर्क के लोगों को, वो कस्टमर कैजुअली 2 लोगों से तो बात करेगा, और 2 से करते करते वो 200 तक पहुंच जाती है बात, और 200 तक करते करते पता नहीं 2000 तक पहुंच जाती है, क्योंकि जो चीज एक कस्टमर के साथ हुई वो 50 के साथ हुई। अब यहां पे चीज इज नॉट अबाउट हाँ कोई इलीगल तरीके से आपको चीट करे तो आप मत करो, क्योंकि हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं। कल की बात बताता हूं आपको, एक कस्टमर ने हमारे को एक स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भैया मैंने आपका मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला 30,000 रुपए का कोर्स ले लिया है। पहले उसने 1 रुपया ट्रांसफर किया, फिर 30,000 रुपए का स्क्रीनशॉट भेज दिया। हमने कहा यार ये गलत है ना, क्योंकि वो फेक स्क्रीनशॉट था। अब ऐसे कोई फेक कस्टमर आता है और कुछ किसी तरह का फेकनेस वो करता है कि हमारा कोर्स ले लिया, कोर्स पूरा देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद वो कहता है नहीं सर मेरे को तो पसंद ही नहीं आया। राइट, हमने जिसके साथ फेवर किया उसने अगर के वहां पे हम लोग अड़ेंगे जरूर, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है जिससे कि वॉलमार्ट अच्छा बना, डी मार्ट अच्छा बना, एप्पल अच्छा बना, व्हाई नॉट वी टेक इट। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि कस्टमर का ट्रस्ट हमें बढ़ाना चाहिए? इजंट इट कॉमन सेंस? आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग।
वॉलमार्ट ने कहा मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से खरीदूंगा। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, हम सभी को पता है पूरी दुनिया में कोई भी चीज करनी है तो ऐसी जगह से खरीदो जहां परचेजिंग में आपको बहुत फायदा हो, क्योंकि परचेजिंग ही सबसे मेन है एक बिजनेस की। परचेजिंग में जितनी कम कॉस्ट, सेल में आप उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये परचेजिंग की पावर डीमार्ट को समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। हर एक लोकल बिजनेसमैन को क्यों नहीं समझ में आ रही, वहां क्यों महंगा मिल रहा है। अगर डी मार्ट जैसे फैशनेबल स्टोर में जहां सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइंड है, वहां अगर सस्ती मिल सकती है, या वॉलमार्ट जैसी बड़ी चेन में सस्ती मिल सकती है, तो छोटा वेंडर तो सस्ता दे ही सकता है। जबकि बड़ा वेंडर तो कह सकता है भाई साहब हमारा तो शोरूम है। उल्टा होता है, शोरूम वाला कहता है मैं तो महंगा ही बेचूंगा, शोरूम है मेरा तो भाई साहब, शोरूम है। रोड साइड वाला सस्ता बेचेगा, रोड साइड वाले से आप ले आओ, वो सस्ता बेचेगा, वो पता नहीं कैसा बेचेगा क्या है। हमारा तो शोरूम है, हमारी पैकिंग अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए हम महंगा बेचेंगे। उल्टा कर दिया वॉलमार्ट ने, क्योंकि वॉलमार्ट ये सारी चीज होती है टारगेट कस्टमर के बेस पे भी। आपका टारगेट कस्टमर कौन है? वॉलमार्ट और डीमार्ट ने कहा हमारा टारगेट कस्टमर है कॉमन मैन, जो दुनिया में घूम रहा है, जो कि दुकान के सामने से हजारों लोग निकल रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे कस्टमर हैं। और सारे के सारे कस्टमर हैं तो उन्होंने एक और चीज दिमाग लगा दी कि भाई ये कस्टमर आ रहा है, दाल खरीदने आ रहा है, फिर दाल के साथ इसको चावल भी चाहिए, लेकिन ये दाल और चावल बनाने के लिए इसको गैस भी चाहिए शायद, ठीक है, और ये सब चलाने के लिए इसको मान लेते हैं साथ में नमक मिर्ची मसाला भी चाहिए। तो इसने कहा मैं गैस का चूल्हा भी बेच दूंगा भाई साहब आपको, मैं कहूंगा मैं दाल भी बेच दूंगा, मैं चावल भी बेच दूंगा, मैं ये भी बेच दूंगा, और फिर तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारे पास घर के अंदर ना बिस्तर भी चाहिए, तुम्हें तुम्हें टेबल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए। धीरे धीरे काफी सारे प्रोडक्ट्स ये लोग रखने लग गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा जो आदमी आ रहा है उसकी पूरी चेन क्या है। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि बीएसआर के पास यार बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है 2014 से लेके 2017 तक मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, बिजनेस कोचिंग। बिजनेसमैन के बच्चे होते थे उनके लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, बिजनेसमैन की वाइफ्स होती थी उनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था, बिजनेसमैन के एम्प्लॉइज थे उनके लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज मैंने देखा, जब ये सारी स्टोर्स को मैं देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं यार एक आदमी आ रहा है चावल लेने, लेकिन चावल लेते लेते उसकी नजर पड़ती है यार कॉर्नफ्लेक्स भी मिल रहा है, और वो करते करते दही भी मिल रहा है, और नमकीन भी मिल रही है, बिस्किट भी मिल रहे हैं, अच्छा रेडीमेड फूड के पैकेट्स भी मिल रहे हैं, XYZ और कई सारी चीजें वहां पे मिल रही है, सब्जियां भी मिल रही है, फल भी मिल रहे हैं। Why not I buy from one place only? तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर की एक्विजिशन लगी, लेकिन परचेजिंग हो गई 100 बार एक ही कस्टमर का। तो मैं हमेशा कहता हूं देखिए, बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका यह है कि नंबर 1, आप अपनी लीड्स को बढ़ाएं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पिछले महीने 200 लीड्स आई, मैं आपसे कहूं, और पिछले मान लो 200 लीड्स ही आ रही है पिछले 12 महीने से, 12 महीने में आपको हर महीने सिर्फ 200 लीड्स आई। अब मैं आपको कहूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1%, 5% एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के किसी भी तरह से, चाहे इन्हीं 200 लीड से रेफरेंस लिए, चाहे ये 200 लीड जिस तरह से आई उसमें कोई लीड ऑप्टिमाइजेशन का कुछ काम किया और कुछ किया, कोई पुराने कस्टमर्स को मैसेज भेज के उनको बुलाया, क्या इस महीने मैं 205 लीड ला सकता हूं? थोड़ा सा 1%, 5%, 3% कुछ अपना एफर्ट एक्स्ट्रा लगा के क्या मैं 5 लीड एक्स्ट्रा ला सकता हूं? भाई 200 लीड्स अगर आई थी तो डेफिनेटली एक्स बिजनेस हुआ, 5 लीड एक्स्ट्रा आई तो साल की 5 लीड इंटू 12, 60 लीड है, एक तो एक्स्ट्रा कस्टमर होगा, वो सेल इंक्रीमेंट है। जितनी भी लीड्स आ रही हैं उन सभी लीड से कितनी कस्टमर्स क्लोज हो रहे हैं? मान लो 200 में से हो रहे हैं 10, ठीक है, और एक्स्ट्रा 5 आई तो 10 का हो सकता है 10.5 हो गया, 10.25 हो गया, साल भर का मान लेते हैं 100 कस्टमर क्लोज हुए, तो 205 लीड आई तो एटलीस्ट हम 102 कस्टमर तो मान ही सकते हैं, या 101 कस्टमर मान लेते हैं। तो 2 कस्टमर एक्स्ट्रा क्लोज हुए तो सेल पहले तो क्लोजिंग में बढ़ गई। दूसरा, क्या हम 5% या 2% या 1% एक्स्ट्रा फोकस करके क्लोजिंग को 100 की जगह, यही 200 में से जो 100 क्लोज हो रहे थे, ये क्या 200 में से 100 की जगह 200 में से 102 कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। कोई ना कोई ध्यान देके, किसी कस्टमर से बातचीत करके, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन करके, एक्स्ट्रा ऑफर के थ्रू और किसी तरह से
एंड बिना किसी ज्यादा लाग लपेट के, पहले 102 तो हो ही रहे हैं क्योंकि लीड यहां बढ़ गई है, 102 की जगह अब हम यहां पे भी 200 में से क्लोजिंग को बढ़ा के इसको हम 105 तक ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने अपनी लीड इंक्रीज कर ली, फिर हमने क्या किया, हमारी क्लोजिंग इंक्रीज कर ली। अब क्लोजिंग में भी ये मान लेते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, अब क्लोजिंग की मतलब कस्टमर बोल देते हैं, यहां क्लोजिंग की जगह कस्टमर बोलूंगा मैं। हमारे 100 कस्टमर हो गए, 105 कस्टमर हो गए। अब हर कस्टमर मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन करता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे मैं बिजनेस कोचिंग कर रहा था, मेरा एक कस्टमर मेरे साथ पूरे जीवन काल में उस समय एक ही ट्रांजैक्शन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई कोर्स भी नहीं था और एक उसके नीचे का भी कोई कोर्स नहीं था, ना उनके किसी भी, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा एक ही था। बाद में मैंने धीरे धीरे किया कि मैं अपना 2%, 5%, 10% फोकस इंक्रीज करके, या थोड़ा सा और पढ़ाई करके, थोड़ा सा और रिसर्च करके, क्या मेरे सेम कस्टमर के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो पहले एक हो रहा था, यानी कि 100 कस्टमर से 100 ट्रांजैक्शन हो रहे थे, 102 कस्टमर से 102 ट्रांजैक्शन हो रहे थे, 105 कस्टमर से 105 कस्टमर ट्रांजैक्शन हो रहे थे, क्या मैं इसको 5%, 10%, 20% बढ़ा सकता हूं? एंड आया कि हाँ, ऑफर अच्छा करके, कॉम्बोज बना के, कि आज मैं कमांडो ट्रेनिंग देता हूँ तो कमांडो ट्रेनिंग 5,100 रुपये का देता हूँ। आज मैं बिजनेस डिस्कवर योर विजन देता हूँ ऑनलाइन, तो डिस्कवर योर विजन मैं जो पहले 5,000 का दे रहा था अब 11,000 का दे रहा हूँ। अब वो 11,000 और 5,000 दोनों मिलके कस्टमर को 16,000 है। कॉम्बो बना के क्या हम उसको 12,000, 13,000 में दे सकते हैं? यस और नो? यस। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदने आया था वो 2 प्रोडक्ट खरीद सकता है। एंड दिस इज हाउ डी मार्ट एंड सैम वॉल्टन डिड। ये जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो यही कर रहे हैं कि आता तो दुकान पे तो एक चीज के लिए चढ़ा था, भाई मुझे तो भैया एक डिस्प्रिन दे दो, लेकिन आज देखो आप मेडिकल स्टोर वालों ने भी क्या करना शुरू किया, लेने तो गया डिस्प्रिन, लेकिन साथ में शेविंग किट भी रख दिए, साथ में चॉकलेट्स वगैरह भी रख दी, और कई सारी चीज। मेडिकल स्टोर भी एक की जगह 4। पहले गए तो आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाते थे तो सिर्फ फोटोकॉपी मिलती थी, आज फोटोकॉपी वाला भी ये बेसिक चीज को समझ गया कि भाई फोटोकॉपी लेने आ रहा है, वो पेपर वगैरह भी। लेकिन और इंटेलिजेंट हम बन सकते हैं क्या? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक कस्टमर का हमें ग्रो करना है, और वो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो 105 कस्टमर से करीब 150 ट्रांजैक्शन तो हो ही सकते हैं, जो कि पहले 100 हो रहे थे। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम कोर्स बनाते हैं हम उसमें इतनी वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं ताकि हर कस्टमर कहे यार इस एक कोर्स में वैल्यू मिली, अगले कोर्स में भी वैल्यू मिलनी चाहिए, और मिलेगी। एंड दैट इज हाउ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद आता है वैल्यू पर ट्रांजैक्शन। मान लो पर कस्टमर से पहले वैल्यू पर कस्टमर हमारे पास 2 रुपए हो रही थी, एक रुपए की जगह 2 रुपए हो रही थी, तो 100 कस्टमर से हम 200 रुपए का व्यापार कर रहे थे। अब वैल्यू कस्टमर क्या 2 से 2.25 की जा सकती है, 2 से 2 रुपए 10 की जा सकती है, बिना कस्टमर को ये लगे कि हम महंगा बेच रहे हैं, बिना महंगाई के। तो उसके लिए वही काम कर सकते हैं, या तो पहली चीज मतलब है ना, आजकल देखो आप कैसे करते हैं, डिकॉय इफेक्ट लगाते हैं। डिकॉय इफेक्ट क्या होता है? डिकॉय इफेक्ट, डिकॉय इफेक्ट होते हैं कि आप कहीं पे फर्नीचर लेने गए, और फर्नीचर लेने गए तो हो सकता है एक टेबल लेने गए, आप स्टडी टेबल लेने गए, स्टडी टेबल वहां पे लिखा हुआ होगा ये 10,000 रुपए की स्टडी टेबल, ठीक है। इसी की दूसरी वैरायटी 19,000 रुपए की, ठीक है, और इसी की बेटर क्वालिटी वाली 24,000 रुपए की, ठीक है। ये 3 आपको वैरायटी वहां मिल जाएगी। 10,000 रुपए वाली में 1, 2, 3, 4 फीचर्स, 19,000 वाली में 1, 2, 3, 4, 5 फीचर्स, लेकिन जो 24,000 वाली है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फीचर्स। अब मुझे बताइए आदमी कहां जाएगा? या तो आदमी जाएगा सबसे कम वाली में, या आदमी जाएगा सबसे बीच वाली में। ये जो 19,000 वाला है ना, ये सिर्फ डिकॉय है। डिकॉय मतलब ये थोड़ा सा पागल बनाने वाला धंधा है कि भैया इधर तो जाना ही नहीं है। कस्टमर को खुद ही बोलो कि इधर जाओगे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, इधर जाओगे तो 5 मिलेंगे, लेकिन आप 24,000 वाले में जाओगे यहाँ पे 15 मिलेंगे, तो कस्टमर कहता है चला यहां से यहाँ का जंप 9,000 है, लेकिन फीचर एक ही एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक काम करते हैं ना हम, इससे कंपैरिजन वो करता है। ये प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए है ताकि कस्टमर कंपेयर कर सके। 10,000 से 24,000 का कंपैरिजन कस्टमर के लिए 14,000 रुपए ज्यादा का कंपैरिजन है, लेकिन 10,000, 19,000 से 24,000 का कंपैरिजन कस्टमर के लिए 5,000 ज्यादा का है, लेकिन उसको फीचर्स हो सकता है 25-30 मिल जाए। कस्टमर कहता है उसके पास जाते हैं। तो दिस इज
वैल्यू पर ट्रांजैक्शन इस तरह से बढ़ाते हैं कि जो माल 10,000 का, मान लो आपके पास सिर्फ 10,000 का ही माल होता, सिर्फ 10,000 और 19,000 का होता तो आप लेते ही नहीं। मान लो सिर्फ 24,000 का होता तो भी कस्टमर कम लेता। लेकिन आपने क्या किया, स्मार्टली 10,000 का माल रख दिया। कस्टमर कहता है भाई सस्ता दो, ये लो 10,000 वाला, ठीक है सस्ता ले लो। आप कहोगे इसको और इसको, फिर कस्टमर कंपेयर करेगा, बोले इसमें तो 30 फीचर हैं भाई और इसमें तो तुम्हारे 4 ही फीचर हैं, तो बोले कि फिर ये ले लो। बोले नहीं इससे सस्ता, बोले 19,000 वाला है ये ले ले। अरे लेकिन इसमें तो 4 के 5 ही है। ठीक है हाँ 5 ही है भाई साहब, इसमें यही है, क्या करें। तो बेस्ट वैल्यू फॉर डील क्या है, यही है। तो ये एक कॉमन सेंस है। क्या है ये कॉमन सेंस कि कस्टमर भाई आएगा दुकान पे चढ़ेगा, बोलेगा सबसे सस्ता कौन सा है। तो डीमार्ट और वॉलमार्ट दोनों को ही समझ में आ गया कि भैया 3 वैरायटी रख दो हर चीज की, फ्रूट भी 2-3 तरह के रख दो, सस्ते भी रख दो। एक लोकल फ्रूट स्टोर को भी ये चीज समझ में आती है कि भाई एप्पल 100 रुपए वाला है, ये 125 रुपए वाला है, ये 200 रुपए वाला है। वो भी डिकॉय करता है, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। 100-125 रुपए वाला एप्पल, 180 वाला एप्पल, 200 वाला। आप कहते हो 180 और 200 में ज्यादा फर्क क्या है, फिर 200 वाला ही ले लेते हैं। आप खुद ये दिमाग लगाते हो। सो वैल्यू पर ट्रांजैक्शन अगर हमने बढ़ा दिया तो दैट इज गोइंग टू बी, जहां पे 2 रुपए का आ रहा था, हमने मान लो 2 रुपए 10 पैसे किए, पहले तो हमने ट्रांजैक्शन यही बढ़ा दिया, तो हमारे वैसे ही 300 रुपए का ट्रांजैक्शन होने लग गया। और हमने वैल्यू पर ट्रांजैक्शन 2 की जगह 2.25 कर दिया, 2 रुपए 10 पैसा कर दिया हमारे डिकॉय के कारण या किसी और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के कारण। तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 300 की जगह 350 तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखिए सेम लीड आ रही थी और हम बिजनेस कर रहे थे 200 रुपए का, वो बढ़ता बढ़ता हमारा बिना ज्यादा पैसा खर्च किए 350 का हो गया। क्योंकि हमने क्या किया, थोड़ा क्लोजिंग को इंक्रीज किया, थोड़ा हमने लीड को इंक्रीज किया, थोड़ा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्रीज किया। आपका बिजनेस डबल तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई ना, तो आप खुद अपना बिजनेस डबल कर लोगे। राधा कृष्ण दामानी जी को समझ में आ गया, बोले वॉलमार्ट जो जो कर रहा है मैं कर लेता हूं। तो वॉलमार्ट ने सबसे सस्ता दिया। वॉलमार्ट ने कहा मैन पावर कम लगाओ, तो मैन पावर कम लगाओ तो कहां पे करो, सिस्टम पे खर्चा करो। डी मार्ट वाले ने भी क्या किया, डी मार्ट वालों ने कहा हमें है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मैन पावर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सस्ती मैन पावर। सस्ती मैन पावर ली और उन्हें कहा ज्यादा लोड नहीं, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, तुम लोग सिर्फ सामान भरते रहो, इतना ही काम है तुम्हारा, ज्यादा काम ही नहीं है। ओके, डी मार्ट ने एक इंडस्ट्री के विपरीत एक गेम खेला। आज जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं वो सारे क्या कहते हैं कि यार हमारे पास क्या होना चाहिए, खुद का शॉप लगाएंगे बनाएंगे, इससे बेटर है लीज पे ले लेते हैं, उसको रेंटल करते हैं, फटाफट उसको डीमार्ट करते हैं, कल से बिजनेस चालू करते हैं। डीमार्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिटी से थोड़ा बाहर स्टोर लेंगे, बड़ा जगह लेंगे, बड़ा ब्रांडिंग करेंगे, प्रोमिनेंट जगह लेंगे, लेकिन सस्ता मिलेगा। सिटी के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की मिल रही है तो सिटी से 10 किलोमीटर दूर वही प्रॉपर्टी आपको शायद 50 लाख में मिल सकती है, 40 लाख में मिल सकती है। 50% का आपको या 50% से 70% का आपको मार्जिन मिल गया। आज मैं अगर अजमेर में भी हूं तो सिटी के सेंटर में अगर 1 लाख रुपए गज का, सॉरी 2 लाख रुपए गज का अगर भाव है, तो सिटी से थोड़ा सा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे गए तो 15,000 रुपए गज का भाव होगा। तो कितना डिफरेंस आ गया। शायद कई बार तो 70% 80% का रेट का आपको बेनिफिट हो सकता है। तो डी मार्ट ने कहा 70-80% रेट का लेते हैं, थोड़ा सा सिटी से 2-4 किलोमीटर, ज्यादा नहीं 10 किलोमीटर बाहर लेते हैं। इससे हमारा रियल एस्टेट खुद का हो गया। हमें डेफिनेटली एक स्टोर खोलने में 3 महीने ज्यादा लगे, लेकिन हम भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दुआ के पुराने में भी रेनोवेशन करना होता है, इसमें बस बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही तो खड़ा करना है। ये करने के लिए हमें 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे। 4 महीने के बाद जब हमारा स्टोर खुलेगा, आदमी के पास पार्किंग होगी, आदमी के पास जगह होगी, आदमी बहुत अलग लेवल पे आएगा, आदमी अपना दिमाग लगाएगा, आदमी एक की जगह 50 चीजें लेके आएगा। एंड ऐसे करते करते दोस्तों डी मार्ट और वॉलमार्ट बन गए दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसेस। आज की डेट में कहते हैं राधा कृष्ण दामानी जी देश के चौथे सबसे पावरफुल आदमी हैं। तो ये है कॉमन सेंस वाली केस स्टडीज। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें की है इन्होंने। कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा, इन दोनों ने कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा। डी मार्ट का कोई ब्रांड एम्बेसडर है? कोई नहीं है। वॉलमार्ट का कोई ब्रांड एम्बेसडर था? कोई नहीं था। कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं है। बाकी की सारी कंपनीज कहते हैं नहीं हमें तो ब्रांड एम्बेसडर रखना है। अब ब्रांड एम्बेसडर रखा तो ब्रांड एम्बेसडर का खर्चा। वॉलमार्ट को समझ में आया फालतू खर्चा नहीं चाहिए। सैम वॉल्टन कई बार जब शुरू में छोटा स्टोर था तो पैदल जाते थे सारी चीजें करने। उनके बच्चे कहते थे आई यू मैड डैड, 5 किलोमीटर है 6 किलोमीटर। वो कहते थे फिजूल खर्ची क्यों करनी है,
भाई हमें आज ब्रांड बनना है, लेकिन हमें ये नहीं बनना है कि ब्रांड बनने के चक्कर में हमने ऐसी तैसी करा ली हमारी। ब्रांड बनने के चक्कर में हम है ना महंगा फोन ही चाहिए, हमें तो महंगी गाड़ी चाहिए, महंगी कार ही चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए। सिंपल क्यों नहीं हो सकते? सिंपल चीजें भी तो महंगी ब्रांड हो सकती है। तो जैसे मैकडोनल्ड के लिए कहते हैं कि भैया मैकडोनल्ड पे की आज दुनिया के सबसे ज्यादा रियल एस्टेट या सबसे रिच कंपनी इसलिए माना जाता है मैकडोनल्ड, क्योंकि मैकडोनल्ड के बहुत सारे स्टोर्स उनके खुद के हैं, और उन सभी की अगर वैल्यू आज की डेट में देखें, और वो सभी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे हैं, उन सभी की वैल्यू आज की, जैसे ही कोई मॉल बनने वाला होता है उससे पहले आके वहां मैकडोनल्ड धमक जाता है। ऐसा क्यों? या केएफसी आके धमक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जब बन रहा है ना, तब वो मॉल वाला जो है ना उसे बहुत चीप में देगा। जब वो बन रहा है, जो शायद आज कोई एस्टेब्लिश्ड मॉल है दिल्ली का, एनसीआर का या कहीं का भी, जहाँ पे मान लो आज एक दुकान की रेट 10 करोड़ रुपए है, वो जब बन रहा था और बनते समय जब बुकिंग हो रही थी तो शायद मैकडोनल्ड को 2 करोड़ में मिला होगा। तो ये कहते हैं कि भैया हम तो सबसे सस्ती रियल एस्टेट, क्योंकि इनकी रियल एस्टेट की वैल्यूएशन, इसके कारण ये कैश रिच होते रहते हैं, इसके कारण इनको थ्रेट नहीं होता, इसके कारण इनका दुकान चले भी ना चले, लेकिन उनकी पता है दुकान से जो आ रहा है वो बोनस है, हमारी रियल एस्टेट की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। ये कॉमन सेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नो ब्रांड एम्बेसडर है, कस्टमर को हर चीज की वैल्यू मिलती है, ग्रेट कम्युनिकेशन, अपने कस्टमर से बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन ये लोग करते रहते हैं। फीडबैक वगैरह मैंने बता ही दिया। एक एक सिटी को पकड़ते हैं और एक एक सिटी से धीरे धीरे चलता रहता है। तो ऑपरेशन कॉस्ट सस्ता, कस्टमर्स इजीली अवेलेबल, दुकान सस्ती बन गई, और दुकान के सामने उसको मार्केट करने का प्रोसेस उन्होंने सस्ता कर लिया। उन्होंने दिमाग लगा लिया, एक कस्टमर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कैसे परचेज करे। एंड आप देखिए डी मार्ट बन गया इतना बड़ा, वॉलमार्ट बन गया इतना बड़ा। वॉलमार्ट की स्ट्रैटेजीज डी मार्ट ने एज इट इज कॉपी की। चलनी ही चलनी है, आप भी कॉपी कर लो, चलनी चलनी है। ऐसा बिजनेस मॉडल मत बनाओ जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा बिजनेस मॉडल बनाओ जो ऑलरेडी चल रहा है, जो ऑलरेडी चल के शॉर्ट रिटर्न दे रहा है। आधे लोग तो इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि हर बार उन्हें कुछ नया ही करना है। मैं कहता हूं नया कीजिए, बट नया करने के चक्कर में कहीं पे रुक मत जाइए, नया करने के चक्कर में कहीं पे पूरी तरह से बर्बाद मत हो जाइए। जो चल रहा है ना वो चल रहा है। भाई मैं क्यों फ्री प्रोग्राम देता हूं? मेरे को पता है ना फ्री वाला चलेगा, अगले 10 साल भी मैं देता रहूंगा, फ्री प्रोग्राम चलता रहेगा, कहां दिक्कत है? और फ्री में अगर कस्टमर को इतनी वैल्यू दे दी तो कस्टमर जब पेड खरीदने जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास। हो सकता है मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर ट्रेनर ना हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक टिक के रेलेवेंट रहने वाला ट्रेनर तो बन सकता हूं। और अमीरी और गरीबी को किसने देखा है? आज आपने किसी ने 100 करोड़ कमा लिया, अगले साल वो नहीं कमा पाया, फिर क्या है? कई लोग जो वॉलमार्ट से ज्यादा अच्छे स्टॉप स्टोर्स थे वो बंद हो गए, वो नहीं सर्वाइव कर पाए। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू